नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। क्योंकि किस पार्टी या नेता की क्या रणनीति रही, पिछले कुछ दिनों में सर्वे क्या कह रहे हैं और उनकी बातें कितनी सही होती हैं, ये तो 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब हर किसी के दिल में यही सवाल है कि आखिर इस बार कौन बाजी मारेगा। क्या नीतीश मोदी की जोड़ी एक बार फिर बिहार की सत्ता में वापसी करेगी? जिस तरह से जनता एनडीए के पक्ष में सरकार की घोषणा कर रही है और जिस तरह से एनडीए के कामों पर मोहर लग रही है, क्या उसके दिल में भी वही है या फिर तेजस्वी यादव? जंगल राज के दाग को धुंधला करते हुए, उनके विजन और रोड मैप पर सवाल को पीछे छोड़ते हुए अपने वादों के दम पर कमाल दिखाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में पहले चरण के लिए जो प्रचार का शोर है वो आज थम चुका है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में किसका हो रहा है राज तिलक? देखिए, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, और एग्जाम्पल सही है, ये मैं गलत एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। पटना से राघोपुर 74 कोस दूर था, और मैं राघोपुर की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लालू यादव ने चुनाव लड़ा, राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा, तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो 74 कोस की मैं दूरी बता रहा हूँ, जो दूरी इन्हीं बाप माँ बेटे के समय में थी। नीतीश जी जब आते हैं सत्ता में तो गंगा पे 6 लेन का पुल बनता है और राघोपुर पटना की गोद में बैठ जाता है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि राघोपुर की जनता को पता है कि तेजस्वी को उन्होंने कितनी बार जिताया, लालू को भोला सिंह ने कैसे सेक्रीफाई करके अपनी सीट दे दी, राबड़ी को भी राघोपुर से बिहार की जनता ने बड़ा ढेर सारा सम्मान और प्यार दिया। लेकिन इन लोगों ने बिहार की तो बात छोड़िए, लालू को ने, राबड़ी ने, तेजस्वी ने राघोपुर को क्या दिया? सिर्फ हिकारत, जलालत। क्योंकि 6 लेन पुल बनने से जो कल नाव में जो बाइक वगैरह लोग लेके आते थे और फिर तो पटना तरफ, तो ये सब चीज़ बंद हो गया। लोग सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि पटना की गोद में बैठ गया राघोपुर, ये है डेवलपमेंट। और मैं ये कह के तेजस्वी या लालू की नीयत की बात कर रहा हूँ, जिसने ये बता दिया कि कैसे वो राघोपुर से वोट तो चुराते थे, वोट तो लेते थे, राघोपुर की जनता का विश्वास भी उनको मिल जाता था, लेकिन डेवलपमेंट से राघोपुर कोसों दूर था और ये चुपचाप जीत करके पटना चले आते थे और पलट के राघोपुर नहीं देखते थे। इसके अलावे भी अब मूल जो मुद्दे हैं, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर मुझे माना जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जब उसी का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप पूरे राज्य के डेवलपमेंट की सोचेंगे और आप अपनी नीयत बताएंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता अब 6 नवंबर को चुनाव में भाग लेगी ही, उसको समझना चाहिए और उसके बाद फैसला करे कि वोट वो किसे देगी। लेकिन कुछ और बड़े कारण हैं जिस पर अगर हम विचार कर लें तो शायद बिहार की जनता को, और चाहे एनडीए की बात हो चाहे महागठबंधन की बात हो, इनके नेताओं को भी समझ में आ जाएगा कि जीत किसकी होनी है और हार किसकी होनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस को बिहार से क्या चाहिए। कांग्रेस बिहार में तो है ही नहीं, तो कांग्रेस को बिहार में अपनी खोई हुई जमीन चाहिए, जबकि उसे पता है कि जमीन नहीं मिलने वाली है, लेकिन उसे चाहिए। और तेजस्वी को क्या चाहिए? बिहार की सत्ता वो किसी तरह से हथियाना चाहते हैं। बार बार कई मौक़ों पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी सरकार बना दो, हम ही सीएम बनेंगे, तमाम तरह की बातें। लेकिन उन्होंने कभी भी कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिया। कांग्रेस की यात्रा निकलती है, तेजस्वी यादव साथ में होते हैं, लेकिन मनमुटाव लगातार जारी रहा। उसके बाद तेजस्वी यात्रा निकालते हैं तो ये मनमुटाव का ही नतीजा था। अन्यथा जब राहुल यात्रा निकालते हैं तो तेजस्वी को यात्रा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन मैसेज जा चुका था, तेजस्वी को पता था
लालू के फ़ोन तमाम आने या फिर राहुल का जिस तरह से धक्का देके एक तरह तेजस्वी को पीछे कर देना। तेलंगाना का मुख्यमंत्री आगे रहता है लेकिन तेजस्वी पीछे रहते हैं, और तेजस्वी के बड़े नेताओं को भी एक तरह से देखा जाए तो नज़रअंदाज कर देना। और इसीलिए तेजस्वी भी अलग से यात्रा निकालते हैं, कांग्रेस को नहीं पूछते। फिर कांग्रेस पावर पॉलिटिक्स दिखाने के लिए, पावर गेम दिखाने के लिए बिहार में 80 साल बाद बैठक करती है कि देखो, और वहाँ भी तेजस्वी को नज़रअंदाज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अभी विवाद बढ़ते बढ़ते सीट शेयरिंग तक चला आता है। सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं बनी। राहुल को अलग लोग राष्ट्रीय आपदा कहते रहे, उनके नेता चाहे कृष्णा अल्लावारू रहे प्रभारी बिहार के, या फिर राजेश राम रहे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों को भी पटना एयरपोर्ट पे मतलब टिकट, करोड़ों में टिकट बेचने को लेके लोग खदेड़ते रहे, मारते पीटते रहे, किस तरह से बच के भागते रहे ये लोग। तो ये सब कुछ, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जनता की नज़र में ये सब कुछ है। जनता ने हर चीज़ को देखा और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए ये क्या करते हैं कि जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ राहुल गांधी अपना चेहरा दिखा देते हैं, और उनको औकात दिखाने के लिए पटना आते हैं तो ये अपना सिंबल बांटने लगते हैं लालू यादव। फिर पटना में तेजस्वी यादव को फोन आता है तो फिर सिंबल पूरा जो लालू ने बांटा था वो छीन लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बिहार की जनता ने एक एक दिन करके, मतलब कह सकते हैं आप कि बिहार की जनता के सीने पर एक बहुत बड़ा ये भार था कि आखिर कैसे नेताओं को हमने खड़ा किया बिहार में। लेकिन राजेश सर, यहाँ पर पहले चरण के चुनाव की अगर बात की जाए तो 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। 18 जिले हैं बिहार के जिनमें पहले चरण के लिए वोटिंग की जा रही है। अगर इन 121 सीटों की बात की जाए तो कहाँ पर क्या तेजस्वी यादव कहीं भी टिक पा रहे हैं इन 21 सीटों में से या नहीं? देखिए, जो मैं वही कह रहा हूँ, महागठबंधन की सीट शेयरिंग का क्या था फॉर्मूला। ये चाहते थे कि हम कम से कम 160-70 सीटों पर लड़ें, और चाह रहे थे कि कांग्रेस 50-52 सीटों पर लड़े, लेकिन 143 सीट पे ये लड़ रहे हैं राजद, और कांग्रेस लड़ रही है 61 सीट पे। तो आपस में जो बंदर बाट हुआ तो ये तो हार का बहुत बड़ा सबब है। लेकिन हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं कि भाई किन कारणों से महागठबंधन हार सकती है और किन कारणों से एनडीए जीत सकती है, तो मैं वही कह रहा था कि इस पे एक और बड़ा कारण क्या है, सीट शेयरिंग के बाद जब मामला आगे बढ़ता है तो हो जाता है कि चलो हम ठीक है, जिन्होंने जिसको जो लेना था ले लिया, अब हम कम से कम ठीक से लड़ें। लेकिन उसमें भी 12 सीटें ऐसी हैं जो फ्रेंडली फाइट कह के बिहार की जनता को गुमराह किया जाता रहा। मतलब देखिए, जहाँ राजद लड़ रही है वहाँ कांग्रेस लड़ेगी, जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ वीआईपी भी लड़ेगी, जहाँ वीआईपी लड़ रही है वहाँ राजद लड़ेगी। अभी देखिए घोड़ा बराम की जो सीट की बात है, अफजल अली को पार्टी से निकाल दिया गया जी, तो वहाँ के यादव भी खफा हैं, मुस्लिम भी खफा हैं, क्योंकि राजद के कोर वोटर माने जाते हैं। भाई हम तो उसके भरोसे थे यहाँ और आपने तो लास्ट में धोखा दिया। तो बिहार को एक तरह से तेजस्वी यादव कई मोर्चों पर धोखा दिया, और ये कहीं ना कहीं घोड़ा बराम में जो है, जो जिस तरह से मुकेश सहनी का एक रेपो है कि सहनी को अगर इस तरह से वोट भी हम देते हैं उनके भाई को तो वो भी पाला बदल सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी के सुजीत सिंह की तरफ हो गया। तो ये जिस तरह से आपने जो सवाल किया तो इस ये है, अब 12 सीटों पर मान के चलिए 12 सीटों अगर हार जाते हैं तेजस्वी जी, क्योंकि हर जगह ये चीज़ हो रहा है। जो मुकुंद के नाम ये आरोप जो आ रहा है कि भाई शुरू में 444 से लेटर नंबर दिया गया अफजल अली को लेके और फिर बाद में 82 नंबर दिया गया, तो 444 से आगे बढ़ना चाहिए ना। तो ये हर जगह हो रहा होगा, हर जगह बिहार जनता को कहीं धोखा या गुमराह किया जा रहा होगा। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हो गया घोषणा पत्र की बात है, तो चलो सब ठीक है, सब बिहार जनता ने चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं क्योंकि नजरअंदाज कर दिया। अब घोषणा पत्र में क्या हुआ, हर घर नौकरी, हर परिवार को नौकरी, जीविका दीदियों को रेगुलर कर देंगे, सीएम दीदियों को पैसे से लाद देंगे। अरे भाई, व्यवहारिक वादे किए गए होते तो शायद बिहार की जनता सोचती चलो कुछ और अच्छा मिलेगा। नीतीश कुमार ने तो अच्छा किया लेकिन शायद कुछ और अच्छा मिले, लेकिन उन्होंने ऐसे कोरे वादे किए, अपने भाषण में ऐसे झूठे वादे किए, अव्यवहारिक वादे किए, जो कभी भी बिहार की जमीन पर खासतौर पर साकार तो हो ही नहीं सकता। आप टोटल केंद्रीय कर्मचारी की बात करें तो 47 लाख कर्मचारी हैं बिहार में, 2.5 करोड़ 3 करोड़ परिवार है, और आप कह रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे।
बिल्कुल राजीव सर, जो घोषणाएं की वो जमीनी तौर पर तो नहीं जुड़ती हैं, ये तो साफ है, क्योंकि महागठबंधन का घोषणा पत्र आया था तो कई सवाल उठे। हमने खुद अपने कई कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया, आप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि तेजस्वी ने जो भी घोषणाएं की हैं वो जमीन से जुड़ती ही नहीं है, सिर्फ ख्याली पुलाव हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो सर्वे आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताएं। देखिए, सर्वे बीजेपी को कह सकते हैं, महागठबंधन को साइड कर रहे हैं, बीजेपी को बहुमत में दे रहे हैं, एनडीए को बहुमत में दे रहे हैं। कुछ सर्वे की अगर हम बात कर लें तो जैसे कि लोक पोल ने इंडिया को, मतलब कि महागठबंधन को 38.5% और एनडीए को 37.2% का उन्होंने दिया है, लेकिन वोट शेयर दिखा रहे हैं। लेकिन जेबीसी पोल जो है एनडीए को 41% का सबसे हाईएस्ट वो दे रहा है। उसके अलावा वोट में भी देखा जाए तो महागठबंधन को 36% और एनडीए को 35% का वो दे रहा है, जो कि 1% का अंतर है। इसके अलावा अगर हम सीटों की वजह से देखें तो सी वोटर और न्यूज एक्स ने एनडीए को 125 से 135 सीट का बढ़त दिखाया है, लेकिन लोकपोल ने इंडिया को, यानी कि महागठबंधन को 118 से 126 सीट पर बढ़त दिखा रहा है। वोट बैंक की बात करें तो 115 से 120 सीट एनडीए को मिल रही है और 110 से 118 सीट इंडी गठबंधन को, महागठबंधन को मिल रहा है। तो यहाँ भी देखिए साफ साफ है कि जिस तरह से एनडीए की नीतियाँ रही हैं, जिस तरह से मोदी और नीतीश का चेहरा है, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन कंपेयर में देखा जाए तो इनको बढ़त मिल रही है। जिस तरह से एनडीए ने काम किया है, जिस तरह से 20 साल का सुशासन उन्होंने दिया है नीतीश कुमार ने, और जिस तरह से 11 साल से नीतीश कुमार कि उसमें देखा जाए तो ये तो बिहार की बात है, लेकिन जिस तरह से मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मोदी जी ने सरकार चलाई है और एक तरह से भारत को जिस तरह से उन्होंने जोड़ा है, बांध कर रखा है, और जो डेवलपमेंट कार्य को लेकर कहा, चाहे वो आर्मी की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की बात हो, तो एनडीए ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो कहीं ना कहीं आशा डबल इंजन की सरकार के तौर पर बिहार की जनता देख रही है। तो ये बहुत बड़ा देखा जाए तो वोटर सर्वे तो वो कह ही रहे हैं कि एनडीए बढ़त में कहीं ना कहीं है और एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन साथ साथ जो डेवलपमेंट है, जो डबल इंजन सरकार में विश्वास है, जो एनडीए को लेके जो उनके काम है, चाहे महिलाओं को लेके हो, युवाओं को लेके 50 लाख नौकरियों की बात हो, चाहे 1 करोड़ अगले 5 साल में नौकरियों की बात हो, चाहे घोषणा पत्र जो देखा जाए तो घोषणा पत्र में क्या था, जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, अब उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। कोई कल्पना नहीं, कोई भावुकता नहीं, तो वो जनता को लग रहा है जो हमें मिल चुका है। देखिए एनडीए की सबसे प्लस पॉइंट क्या है चुनाव में, कि वो उनको जो मिल चुका है अब उसके आगे की सोच रहे हैं, वो करके तब चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव 20 साल से खदेड़े गए हैं, कहीं ना कहीं 35 साल से कांग्रेस को खदेड़ा जा चुका है बिहार से, और इन लोगों का चेहरा ऐसे नहीं खदेड़ा गया जैसे जंगल राज से जिस तरह आरोप लगा, जिस तरह से कांग्रेस के उसमें भी फैक्ट्री वगैरह को पलायन को लेकर लगा, लोगों को पलायन को लगा, जिस तरह जंगल राज की बात आई, हत्या, हिंसा और रेप और जिस तरह फिरौती वगैरह, तो ये पूरा राजद और कांग्रेस बदनाम रहे। और इसमें जब इनको कहीं कहीं सत्ता से भगाया गया है तो ये चीज अब और निकल के आ रहा है, नहीं इनको वोट नहीं देना, ये जनता ऐसा सोच रही है। और इसीलिए एनडीए के पाले में गेम इस बार देखा जाए तो बॉल देखा जाए तो जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और बिहार की जनता का ये फैसला इस बार कहीं कहीं देखा जाए तो एनडीए को बहुमत मांग के चलिए 160 से 70 सीटों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ एनडीए के पास मजबूत नेतृत्व, संगठित कैडर और केंद्र राज्य के डबल इंजन की ताकत है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अंदरूनी कला, सीट शेयरिंग विवाद और अव्यवहारिक वादों के कारण कहीं ना कहीं बिहार की जनता का विश्वास खो चुका है। जनता के बीच मूड यही कहता है कि इस बार बिहार के वोटर स्थिरता और भरोसे को प्राथमिकता दे रहे हैं। नतीजे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि 6 नवंबर को बिहार का मतदाता अपने भविष्य की दिशा तय करने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 14 नवंबर को सामने आएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।